नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहां पर जिस तरह से विपक्ष को मात मिली है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से कई तरह के बयान आए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया, अब लगातार सुर्खियों में है, विवादों में है अपने बयानों की वजह से। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव को कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमानों के पैनल से आपका परिचय कराते हैं। शिव सिंह भारती, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और नावेश शिकोजी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा उत्तर काल में आज हम समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि दिल्ली की हार के बाद आखिर यूपीए जो है, इंडिया गठबंधन जो है, में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, विपक्ष किस तरह से बिखरा हुआ है और उसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर क्या है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। हरियाणा और दिल्ली रीजन वो भी मानते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा, हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। क्या सीखा हार से, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी? देखिए मीना जी, आपको सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को। हार से बिल्कुल हम लोग सीखते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हार हो या जीत हो, सीख तो दोनों से मिलती है, लेकिन हार से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। जिस तरह से मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, इसलिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है कि जिस तरह से मशीनरी का ऑर्गेनाइज्ड वे में दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से वोटों का जो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, ये कहिए वोटों को मतदाताओं की इच्छा के विरुद्ध जिस तरह से मत डाल लिए गए, ऐसा इसके पहले थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो सरकारें रहा करती थी, चुनाव में करती थी, लोगों से मिलना जुलना, दबाव बनाना, समझाना, सबके अपने अपने तरीके होते थे। सारी मशीनरी, सारे लोग लग जाते थे, मतदाताओं को समझा करके अपने पक्ष मत कराते थे। लेकिन जो इस बार इस सरकार ने किया, उसमें लोगों को बार बार दौड़ने का, प्रचार करने का, आने का, जाने का, समझाने का, वो सब गौण हो गया। सीधे सीधे ये प्रयास किया गया कि किस तरह से इनके मत को हमको डाल लेना है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में उसको जोड़ लेना है। और इसके हम कोई ऐसे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि जिसको लेकर के कि हाइपोथेटिकल आरोप लगा रहा हूं। और उस पर हम लोगों ने जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर के लगातार जो वहां पर ऑफिसर्स की पोस्टिंग को लेकर के, बीएलओज की पोस्टिंग को लेकर के, चिन्हित बीएलओज को, जो बीएलओ को लग रहा था कि इनके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, इनकी मंशा को सफल करने में वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उनसे हटाने से लेकर के एक लंबी फेरिस्त है। और लगातार हम लोगों ने, दुख तब होता है कि सारी चीजें चुनाव निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ले आई। ठीक है, वो एक राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल हम हैं, हर कोई जीतने का प्रयास करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग का काम है कि वो कम से कम निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए जो संविधान प्रदत्त उसको ताकत है, उसका प्रयोग करके इस तरह के दुरुपयोग से रोके। लेकिन ने क्या सीखा ये पूछा ना, चुनाव आयोग क्या सीखता है वो उस पर छोड़ देते हैं। हाँ, विपक्ष के नाते आप लोग चुनाव आयोग को याद दिलाते रहिए, दुरुस्त करते रहिए, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से तो चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे। नहीं, बात डॉक्टर सुधा मीना जी, बात हमारी पूरी हो जाए। देखिए, हमने क्या कहा, मैंने पहले कहा
कि हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, आरोपों के पीछे हमने उनको तथ्य दिए, एविडेंसेस दिए, स्टिंग्स दिए, वीडियोस दिए। ये उसके बाद भी आज तक अगर एक भी निर्वाचन आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेकर के यही कह दिया होता कि आपकी शिकायत झूठी है, हमने सत्यापित करा लिया, हमने इस आपकी शिकायत का संज्ञान लिया और हमने इस ऑफिसर को निर्देश दिया, इसके परिणाम आ गए, हमें संतुष्टि होती। लेकिन इतना दुख हुआ कि जब हम निर्वाचन आयोग को ये चीजें दी और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए, तो निर्वाचन आयोग को नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के रूप में उसको डिफेंड करने के लिए चले आए। एक भी शिकायत का, एक भी वीडियोज का उन्होंने निर्वाचन आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया। हम इसलिए मृत संस्था उसको कहते हैं कि जब संस्था अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही है, जो उसको करना चाहिए वो करना ही नहीं चाह रही है, कलम कागज को तालीम बंद कर लिया है, तो ऐसी संस्था को मृत ही माना जाए। जी 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 जी, मैंने आपको जो कहा उस बात को आपने ठीक से सुना नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, विपक्ष ने सम्मिलित रूप से कुछ सीखा है या समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से का और आपने अपने हिस्से का? देखिए मीना जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर आप अपने विचारों पे, अपनी चीजों पे अडिग नहीं रहेंगे और विचारधारा की राजनीति नहीं करेंगे, तो आपके साथ समस्याएं होनी तय हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से झूठ, और एक चीज और स्पष्ट हुई है कि दूसरों को गिराकर, दूसरों के साथ ऐसे आरोपों को लगा के राजनीति में बहुत तेज चढ़ने वाले उतने तेज गिर भी सकते हैं, क्योंकि राजनीति में दो तरफी चीजें नहीं चलती हैं कि आप इधर भी उधर भी। डॉक्टर सुधा कहाँ उलझ रहे हैं आप? मैंने आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन और सुधारों की तरफ बढ़ने के लिए हमने क्या सीखा इसकी बात की, आप तो नसीहत देने लगी। नहीं, नसीहत नहीं, मैं नसीहत जब हम कुछ समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं और उसको अपने जीवन में लाते हैं, तभी नसीहत देने लायक बनते हैं मीना जी। जाहिर सी बात है, हार हुई है और उसके लिए विश्लेषण करने का बहुत जरूरत है हमारी अपनी पार्टी को, क्योंकि अगर लगातार हार हो रही है और हम राजनीतिक पार्टी है तो हम हारने के लिए नहीं उतरते हैं। कहीं ना कहीं जीत ही अंतिम लक्ष्य होता है हर राजनीतिक दल का, और अगर वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं जानती हूँ कि सिर्फ कह देने से, आरोप लगा देने से, किसी के बारे में कुछ भी कह देने से मेरी पार्टी जीत नहीं जाएगी। मेरे हिस्से का काम और हर किसी के हिस्से का काम जब तक नहीं होगा जमीन पे, क्योंकि मुद्दे आप भी जानती हैं, मुद्दे वही है जो हम उठा रहे थे, लेकिन वो मुद्दे हकीकत में जनता तक नहीं पहुंचे और वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुए। क्यों, कहां, कैसे, इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मुद्दे वही थे, मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। अब हमें चिंतन हो रहा है, जरूरत हो रहा है, है, चिंतन हो रहा है। नहीं, प्रेजेंट में हो रहा है। हम कोई भविष्य की बात नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं मीना जी, मैं जानती हूँ कि जो वर्तमान है वही हमारा असली हकीकत है। हम भूत में जी नहीं सकते और भविष्य को हम देख नहीं सकते। तो जो जीवन है, जो कुछ करना है, ये वर्तमान है, और वर्तमान को लेके हमेशा बात करते हैं। मैं ना पीछे बात करती हूँ ना मैं आगे बात करती हूँ। आज जो मैं कर पाऊंगी यही मेरे भविष्य को तय करेगा, और जो भूत की गलतियां हैं वो मेरे वर्तमान को बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि मैं उनसे सीख लूंगी। और इसी पे चलते हुए मैं जानती हूँ कि जो गलतियां हुई हैं उनको आत्मविश्लेषित करते हुए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और राजनीति में जो मुद्दों की राजनीति है, जो सीधे जनता से जुड़ी है, वो जनता को समझा के, जनता को उस धरातल पे लाके, उनकी राजनीतिक धारा में उनको जोड़ के सच्चे राष्ट्रीयता को व्यक्त करने की जो बात होगी वो हमें करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। जी जी, सुधार, भूल, पुनर्विचार, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, ये सब चीजें जो हैं वो आपको वाकई में करेक्शन की तरफ ले जाती है। अब आप करेक्शन कितना करना चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है। आप में सभी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद जो इतने विश्लेषण हुए उसमें एक बात ये निकल कर आई कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई, जो भूल हुई, जो गलतियां हुई, उससे सबक लिया और दिल्ली चुनाव तक आते आते उनको सुधारा। शिव सिंह भारती जी, ये सही है? मीना जी, देखिए क्या है कि लोकसभा के चुनाव में भी एक नैरेटिव बनाने का काम किया था, वो चुनाव से पहले का था। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का होकर गया, इसमें भी इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, और वो रिजल्ट के आने से पहले भी एक नैरेटिव बनाने का इन्होंने जो काम किया, चुनाव आयोग लगातार शिकायतें करना, 500 शिकायतें कर देना एक दिन के अंदर, और इनसे पूछे कि वहां पर बूथ कितने हैं,
और शिकायतें आप कितनी कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाएंगे हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, लेकिन आप अगर आरोप इस तरह से लगाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है और आप कहेंगे कि वहां चुनाव आयोग के कारण, धांधली के कारण इस तरह जीते, तो निश्चित रूप से मानिए कि वहां जो कार्यकर्ता अनवरत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और उसकी जीत का परिणाम है, तो आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। और जहां तक झूठा नैरेटिव बनाने में तो ये माहिर है, ये अपना आत्मचिंतन नहीं करेंगे, अपना आत्मलोकन नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी को ऊपर आरोप लगाएंगे कि इन्होंने चुनाव आयोग के को साथ लेकर उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन ये शायद ये भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का कितना अंकुश है ये हम सभी जानते हैं। चुनाव अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। आप लोग सब जो है ना, जितने प्रवक्ता हैं, वो एकदम आप लोगों की ट्रेनिंग है कि जो बोलना है सिर्फ वही बोलना है, सवाल सुनना ही नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कोर्स ऑफ डिस्कशन है, इससे कोई वास्ता ही नहीं है। हमने तय किया है, विपक्ष ने, हम चुनाव आयोग को गाली देंगे, सत्ता पक्ष ने तय किया है हम चुनाव आयोग को बचाएंगे। अरे भाई छोड़ दीजिए ना, चुनाव आयोग पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि हार और जीत से राजनीतिक क्या सबक लेते हैं। तो सवाल ये है शिव सिंह भारती जी कि नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, तो विपक्ष का काम है नैरेटिव बनाना, आपका काम है अपने पक्ष में नैरेटिव बनाना, उसको इतना क्या गाना। बात ये हो रही है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा और सीख के आपने दुरुस्त किया खुद को। पार्टी आज 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई है, जश्न का दिन है पार्टी के लिए, तो स्वीकार करिए कि कहाँ चूक हुई थी, जिनको आपने सुधारा, जिस वजह से आप सत्ता में आए। तो विपक्ष के बैठे हुए प्रवक्ता भी कुछ सीखे आपसे। मैंने निश्चित रूप से मैंने कहा उपचुनाव में जो यह अगर हमारी जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अनवरत मेहनत की जाती जनता के बीच में रहते हैं, उसको भी ये ढका बता रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि आप जाइए, आप जनता के बीच में रहेंगे, आप जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे, तो निश्चित आप रूप से मानिए कि वहां पर आपको भी लोग चुनेंगे और चुनते ही है। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, इतने वर्षों का वहां संघर्ष है, हम वहां बीच में थे, हम ऑप्शन बन के आए तो लोगों ने हमको चुना। कांग्रेस भी वहां इतने दिनों से काम कर रही है, तीसरी बार है, 0 का अंक लेकर आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप सिरे से हमारी जीत को खारिज कर देंगे और फिर आप कहेंगे हमें चुनाव आयोग को नहीं बचा रहा, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन आप अगर सीधे तौर पर यह कहेंगे कि चुनाव आयोग ने मिलकर इनको चुनाव जिता दिया, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की वहां मेहनत है, उन्होंने अनवरत वहां मेहनत की है और उसका परिणाम है कि हम वहां जीते हैं। हम दिल्ली जीत के आए, उपचुनाव ही नहीं, उपचुनाव साथ ही काम, चुनाव दिल्ली का चुनाव था, इतना बड़ा चुनाव था, वहां भी हम जीत कर आए। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बराबर बयान दे रहे हैं और एक फिर से नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को ही घेरे में ले लेंगे कि चुनाव आयोग, तो फिर आगे की तस्वीर कैसे साफ होगी मीना जी? अगर ये चुनाव आयोग पर फिर चलाएंगे तो इस देश में चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। आगे की तस्वीर अखिलेश यादव के बयान से क्या समझ में आ रही है नावेश शिको जी? देखिए, आज अखिलेश यादव जी का बयान जो पूरा है उसमें एक लाइन तो बड़ी काबिले तारीफ है और किसी भी विपक्ष के नेता को हार के बाद ऐसा बयान देना भी चाहिए। लोकतांत्रिक के सिस्टम में ऐसा ही होता भी है कि अगर हारे हैं तो उस हार को स्वीकार करने के साथ ये माने कि ये हार हमें बहुत कुछ सिखाएगी और आगे कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आज अखिलेश यादव जी का ये जो वाक्य है कि हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ये वाकई अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हार सचमुच बहुत कुछ सिखाती है और ये सीख भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। जैसा कि आपने कहा, 27 साल तक हारती रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और 12-13 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें उसकी वेव थी, हर जगह से जीत रही थी, लेकिन दिल्ली हार रही थी। लेकिन हताश नहीं हुई भाजपा, निराश नहीं हुई, ना उसने किसी पर आरोप लगाया, ना चुनावी सिस्टम पे आरोप लगाया, ना केजरीवाल की सत्ता पर आरोप लगाया। उसने जमीनी मेहनत की और हार से सीख कर इतने वर्षों के वनवास के बाद वो सत्ता में आई। यही उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की सीट से हुआ। इतनी शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी में परफॉर्म कर रही थी। लोकसभा चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बड़ी उसकी ताकत थी, जो सबसे बड़ा केंद्र था अयोध्या, वहां से वो एक लोकसभा सीट जब हारती है तो वो हताश नहीं होती है, वो मेकअप करती है, मेहनत करती है और उसके बाद उसको उसी जमीन पर जीत मिलती है।
इस बात में कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव के जो आरोप है, मैं या कोई भी आम इंसान उसको डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हो, आप आरोप को सिद्ध करो और उन आरोपों को लेकर जमीनी संघर्ष करो, ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाइट से अलग जा। अगर उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बेईमानी ज्यादा होती है, हर सरकार में कुछ ना कुछ हेर फेर सत्ता का होता है, कुछ ना कुछ वो अपनी ताकत लगाते हैं अधिकारियों के जरिए, लेकिन उनको ये लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए उनको अपने वोटर्स में जागरूकता पैदा करनी होगी और बताना होगा कि वोटर से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। कोई भी सत्ता, कोई भी विपक्ष, उससे बड़ा आम इंसान होता है, वोटर होता है। अगर वो चाह लेगा कि हमारा मताधिकार कोई सत्ता नहीं छीन सकती है, तो वो अपना वोट दे के रहेगा। इसके लिए अखिलेश यादव को ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कशॉप करनी पड़ेगी, सारे वोटर लिस्ट की पूरी तरह से आकलन करना पड़ेगा, जो त्रुटियां हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, और कांग्रेस और तमाम अपने साथियों के साथ अपनी ताकत बना के सत्ता से आंखों से आंखें मिलाकर संघर्ष करना पड़ेगा। उसको बताना होगा कि हमारी ताकत के आगे सत्ता की कोई भी तानाशाही नहीं चल सकी। मैं ये बातें अखिलेश यादव के बयान पे कह रहा हूं, मेरी निजी ये टिप्पणी नहीं है, ना मैं इस बात को साबित कर रहा हूं, ना मैं इस बात की को स्वीकार कर रहा हूं कि ये सारे आरोप सही हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं तो उसके लिए उनको जमीन पे संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने आज एक बड़ा अखबार पढ़ा, देश का बड़ा अखबार है, उसमें एक खबर छपी, वाकई मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि संघ ने दिल्ली में 3 लाख छोटी छोटी मीटिंग्स की, वोटर्स के पास गए, बताया कि केजरीवाल का भ्रष्ट चेहरा क्या है, बताया कि हमारा विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का क्या है, बताया कि 27 साल तक जो आपको नहीं मिल पाया वो हम कैसे देंगे, और ये भी बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है, और अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके लिए आपको महीनों पहले संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और खामोशी से सब कुछ किया। आज एक बड़े अखबार में छपा 3 लाख सभाएं। तो भाजपा से सीखना भी चाहिए, जो समाजवादी पार्टी के अंदर या कांग्रेस के अंदर ताकत है। मैं एक चीज बस और कह रहा हूं, संघ की ताकत है, संघ की ताकत है। नावेद जी, जो लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव ये भी बना और जो बहुत खबरें आई थी कि संघ जो है वो बीजेपी से नाराज था, तो ये संघ की नाराजगी दूर होना दिल्ली का सत्ता में आना है? जी बिल्कुल, जो बात का मैंने जिक्र किया और जो आज खबर सामने आई जिसमें संघ की मीटिंगों का जिक्र है, उससे यह भी बात तय हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में भी तारीफ करनी पड़ेगी कि आपसी अगर कहीं ना कहीं सामंजस्य बिगड़ता है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे दिल्ली की कुर्सी और लखनऊ की कुर्सी में हो या संघ और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, वो सुलझा लेते हैं, बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल होता है। मुझे याद है एक बार बहुत खबरें गपशप चल रही थी कि मोदी जी से और योगी से ठीक नहीं चल रहा है माहौल। उसके बाद मुझे याद है प्रधानमंत्री जी लखनऊ में राजभवन में 2 दिन तक रुके रहे, तमाम संघ के नेता आए, सब कुछ ठीक हो गया। ये अखिलेश यादव जी को और कांग्रेस को सीखना चाहिए भाजपा से। आज की तारीख में अखिलेश जी ने क्या किया, कांग्रेस जो उनका सहारा बन सकती है आगे के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, अगर कांग्रेस के साथ रिश्ता ठीक नहीं हुआ तो उनका आगे के चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। सबको पता है, जो कॉमन सी बात है कि मुस्लिम वोट और तमाम वोटर्स बिखर जाएंगे। जहां पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, वहां पर आप केजरीवाल के समर्थन के लिए चले गए। अरे आप साइलेंट रहते, आप किसी का आपसे क्या मतलब, ना आपको उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचा सकती थी, ना आप उनको वहां, आपको रिश्ते खराब करने की क्या जरूरत थी। आप ना एकजुट हो पा रहे हैं, ना आप जमीनी उस तरह मेहनत कर रहे हैं जो ग्राउंड पे। अगर आप पूरा आंकड़ा दीजिए तो योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कितनी विजिट की और कितना संघर्ष किया, और अखिलेश यादव ने कितना किया, जबकि अखिलेश यादव के पास तो ज्यादा समय है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चला रहे हैं, वो कुंभ मेले का संचालन नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली की सभाओं में उनके लिए जाना जरूरी नहीं था। वो अगर मत लेते अयोध्या संघ की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह, तो शायद ये सीट हाथ से नहीं निकलती, वो उपलब्धि इनके साथ रहती। भाई कांग्रेस, हम लोग आलोचना करते एक पाठक के, एक नाम नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, तो तारीफ भी की। राहुल गांधी की हम लोगों ने कितनी तारीफ की कि उस नेता ने पूरे देश में जो यात्रा निकाली और जनता के साथ मिले, उसका उनको फायदा होगा और फायदा हुआ भी। अखिलेश यादव अगर जन जागरण फैलाना चाहते हैं मताधिकार के लिए तो यात्रा निकाल लें, हर जगह जाएं, अपने वोटर से कहेंगे तुम्हारा मताधिकार जो है उसके लिए तुम्हें लड़ना है, तुम्हें संघर्ष करना है, तुम्हें अपने वोटर लिस्ट में नाम देखना ही है।
तो मैं किसी के दबाव में नहीं आया। जमीन के संघर्ष कहां पे रहे हैं? नावेद जी आपकी बात से साफ साफ समझ में आता है कि पुनर्विचार करना होगा, सुधार भी करने होंगे और सुधार के लिए आपको कदम भी उठाने होंगे। वो कदम आप किस तरह से उठाना चाहते हैं, दूसरों से सीख के या आपने कोई नवाचार करना चाहते हैं? धर्मेंद्र कुमार सिंह जी क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे अपनी बुनियाद जमीन को मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश में? एक इतनी पुरानी जबरदस्त सीट नहीं बचा पाए हैं, पूरी सरकार बचाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए, विपक्ष क्या करेगा सुधार की तरफ अगर जल्दी नहीं बढ़ेगा तो? नहीं मीना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल जायज है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि हार हो या जीत हो दोनों से सीखते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, आगे कहाँ कमी रहेगी। हालांकि हम लोगों ने बूथ स्तर पर जो इन लोगों ने कुंदरकी मॉडल और जो उपचुनाव में हुआ था उसको कैसे रोक सकते हैं, उस पर हम लोगों ने होमवर्क किया था, बूथ स्तर पर किया था, लेकिन नए तरीके का ये पैटर्न लेकर के आए। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं हमेशा आदमी कुछ न कुछ सीखता है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते इस बार के उपचुनाव से भी काफी सीख हमें मिली। हमारा पीडीए हमें इस बात की खुशी है कि हमारे साथ इंटैक्ट है, और जो बुनियादी सवाल जनता के हैं जो हम उठा करके 2024 में लड़े थे वो भी यथावत है। आम चुनाव में उसका लाभ हमें मिलेगा, और उसको कैसे और अधिक जनता के बीच में ले जाए, बिल्कुल उपचुनाव के रिजल्ट से हो या दिल्ली के रिजल्ट हो, उससे हम लोग उसकी समीक्षा करके उससे सीख रहे हैं, उसको और आगे जनता तक पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात को भी ऐसे इत्तेफाक सबको देखना होगा, कम से कम आप जैसे पत्रकार को और आप जैसे नावेद भाई जैसे विश्लेषक को, कि जो कुदरकी मॉडल कहिए या जो कुदरकी से थोड़ा रिफाइंड मॉडल जो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया, जो मुख्यमंत्री जी कई बार गए, तमाम मंत्री रहे, तमाम विधायक रहे, तो आप नावेद जी आपने ध्यान दिया होगा तमाम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहब रैलियों के अलावा जो बैठकें किया उन्होंने, उनका फोकस इसी पर था कि हम जनता से ज्यादा किस तरह से मतों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। उसमें तमाम वीडियोज हैं, कई स्टिंग्स हैं मीना जी, उसमें प्रोजाइडिंग ऑफिसर से कह रहा है कि हमको जो टारगेट मिले थे उसका 98% हमने अचीव किया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, ये अलग विषय है, ये निर्वाचन आयोग का, ठीक बात आपकी, लेकिन क्या हुआ ग्राउंड पे, कौन सी परिस्थितियां हैं, उसको भी हम लोग संज्ञान में रखे हैं, कैसे क्या हुआ। ये बात सही है कि अगर राजनीतिक दल के रूप में धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, ये जो है वो रेगुलर प्रोसेस है, 365/24 फीडबैक सिस्टम डेली काम करता है। आपको चुनाव में, जब आप चुनावी मैदान में, उससे पहले राजनीतिक दल खूब सर्वे करवाते हैं, अपने अपने लोगों से अलग तरह से फीडबैक देते हैं। जी बोले धर्मेंद्र। मीना जी हम लोगों ने मिल्कीपुर में बहुत चीजें हम लोग टीवी पर नहीं बोल सकते, एक एक बूथ और एक एक वोट, इवन हमारे पास वो भी डाटा है जो निर्वाचन आयोग में मृत लोगों की या जो यहाँ लोग नहीं रहे उनके वोटर तक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किए थे। इतना रिफाइंड, इतना माइन्यूटली वर्क कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता जितना हम लोगों ने किया था। लेकिन यह मिल्कीपुर के कारण अलग है, दिल्ली के कारण अलग है। दिल्ली समीक्षा का विषय, वो एक लंबी समीक्षा है, किसके चलते आ रहे, कितना वोट कहां डाइवर्ट हुआ। कांग्रेस और दिल्ली में 2% भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2% वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है, 1,99,000 करीब 98,000 वोट ज्यादा पा करके। लेकिन संदीप खड़े नहीं होते तो वैसे तो वही मीना जी मैं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन, हालांकि हमारा और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया तो हमारे अपने तर्क थे, उससे कांग्रेस भी सहमत थी, हमें उसमें कोई नहीं, इंडिया गठबंधन कोई खतरा। लेकिन ये बात जरूर है कि जब हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ या जो दिल्ली का चुनाव हुआ, ये इंडिया गठबंधन को आपस में बैठ करके पुनर्विचार करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, कि जो हाथ आया हुआ चुनाव, जो जनता हमें जिताना चाहती थी, हम कहीं कहीं उससे पीछे रह गए, इसको ईमानदारी स्वीकार भी कर रहे हैं। और सारे प्रश्न है सुधा जी पूछेगा क्या कांग्रेस सहमत थी कि उनके खिलाफ लड़े वहां पे? कांग्रेस क्या सहमत थी कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करे? डॉक्टर सुधा, देखिए किस कांग्रेसी ने इनसे कहा था कि हम सहमत हैं? क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि कांग्रेस सहमत थी, तो अगर धर्मेंद्र जी को पता हो तो बता देंगे, क्योंकि मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कांग्रेस। जी सुधा जी सहमत शब्द अलग है,
जानकारी होना अलग है। कांग्रेस हमसे नाराज नहीं थी, हमारे फैसले से उसको कोई नाइतफाकी नहीं थी। हमने ये कहा कोई हमने फैसला करके, हम एक राजनीतिक दल है, हमने फैसला लिया और इसलिए लिया, मैंने कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन साथियों को भी बताया कि दिल्ली के अंदर जो रिस्पांस रेट है लगातार, वही भारतीय जनता पार्टी थी, वही उसके लोग थे, वही प्रयास था, उसके बाद भी सत्ता में भी थे, उसके बाद भी भाजपा को हराती रही। समाजवादी पार्टी कि भाई सीधा राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएं, तो यहाँ भी चले जाएं, वहां भी चले जाएं, तो मिल्कीपुर से ही चले गए। देखिए बड़ी विडंबना है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, डॉक्टर सुधा मिश्रा, सवाल ये है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है बीजेपी के द्वारा कि उन्होंने उनकी जीत दिलाने में, आम आदमी पार्टी को हराने में बड़ा काम किया, बड़ा सहयोग दिया। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हारते अगर संदीप दीक्षित मैदान में नहीं होते, तो उनके वोट का अंतर उनकी हार के अंतर से ज्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं देखिए इस बात को बहुत, कांग्रेस की अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेसियों को अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, संदीप दीक्षित जी को ये नहीं मालूम था कि वो नहीं जीतेंगे, वो तो जीतने के लिए लड़ रहे थे ना। उनको नहीं मालूम केजरीवाल को हराना है किसको, उनको तो जीतने के लिए लड़ना था। दिक्कत है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, परसेप्शन क्या बन रहा है, ये अलग बात है। कितने वोट आएंगे, अगर ये पता होता कि ये दोनों वोट जुड़ के जीत जाएगा तो हर पार्टी उसको कैलकुलेट कर लेती। ये कहना बहुत आसान है कि ये जो चीजें हो रही है ये होती तो ऐसा होता। मैं कह दूं कि केजरीवाल समझना बहुत मुश्किल था। ये समझना इस बात बहुत को, मुश्किल था कि बीजेपी का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी, मीना जी देखिए हमारा सीधा सा था, दिल्ली में काम नहीं हुआ, जो कहा गया वो नहीं किया गया। तो हम भी जो दिल्ली की जनता के बीच में है जानते हैं कि दिल्ली की सरकार के प्रति जनता का जो जनादेश है वो उनके खिलाफ में है, और ये सबको मालूम था क्योंकि जनता के साथ जो कहा गया वो बिल्कुल नहीं किया गया। स्कूलों की बात, शिक्षा की बात, आप जानती है मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिस घर में रहेगा सफाई करेगा, ये उसका कर्तव्य है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन सफाई के बाद उस घर को और कितना बेहतर कर सकते हैं, ये करने वाले व्यक्ति की तारीफ होती है। तो आप कुछ भी कहिए कि हम घर में थे, घर साफ कर रहे थे, वो तो आपका कर्तव्य था ना, घर आपको दिया गया था। तो यहाँ पे दिल्ली के साथ तो कांग्रेस अपनी उस जमीन पे जहां पे उसने काम करके दिखाया था, हम भी, क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ना जीते? भाई हर राज्य में हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे? और हम किसी की वजह से अपनी सीट को जमीन से दूर हो चुके हैं, हम ग्राउंड रियलिटी से एकदम हमें मालूम कि हमारा वोटर कितना है, हमारा गठबंधन जो है उसकी क्या तस्वीर है, हमने जनता के बीच में कितना भ्रम फैला दिया है, ये सब हमें मालूम नहीं था पार्टी के रूप में। वाकई में इतना मुश्किल था नावेद जी कांग्रेस पार्टी के लिए समझना, या फिर ये कांग्रेस पार्टी की, एक मिनट आती हूँ डॉक्टर सुधा, आप पूरी करिएगा अपनी बात नावेद जी, या फिर ये कांग्रेस पार्टी की दीर्घकालिक नीति है कि पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करो, उसके बाद अपने वोट बैंक को सुधारो और फिर दिल्ली पे काम करो। डॉक्टर सुधा पूरी करिए अपनी बात। नहीं देखिए मीना जी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि कांग्रेस अपने आप को खत्म करके राजनीति में दूसरों को क्यों आगे बढ़ने देगी? भाई पहले हम भी तो राजनीति दल है ना, हम भी तो अपने लड़ेंगे, हम क्यों हर जगह छोड़ दे? और सबको लगता है कि हम छोड़ देंगे और कांग्रेस को लोग बता देंगे कि नहीं आप छोड़िए, हम लड़ जाएंगे। आप भी जानती हैं लोकसभा में कांग्रेस की वजह से जो भी फायदा हुआ गठबंधन को, कांग्रेस का उसमें हाथ था। उपचुनाव में आपने देखा कि न होने से, क्योंकि चुनाव का जो बात होती है, किसी को मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं, मदद की बात नहीं। आप जानती है मीना जी कि जब तक आप अपने विचारों में एक तुल्य होकर बात नहीं करेंगे, आप इधर भी उधर भी नहीं रह सकते हैं। मुझे मीना जी से जो बोलना है डायरेक्टली बोलना है। नहीं मीना जी मैं बैठूंगी, हाँ नहीं देखते हैं, ये चलता नहीं राजनीति में। राजनीति में आपको एक तरफ चलना पड़ेगा। और दिल्ली की राजनीति जो चीज मांग रही थी उसमें हमारा प्रयास था कि हम बिल्कुल जनता के साथ, मैं फिर कहूंगी कि जनता के मुद्दे वही है, मुद्दा कुछ नहीं बदला है, लेकिन जनता तक वो बात वोटों में कैसे तब्दील होगी इस पे काम करने की बिल्कुल जरूरत है। और कांग्रेस उस स्तर पे काम करेगी, क्योंकि हमारे पास सरकार नहीं है कि हम बाकी एजेंसियों को अपनी तरफ कर लेंगे। हम जनता के बीच में काम करके सरकार बना सकते हैं और यही हमारे हाथ में है। सरकारों और सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, न एजेंसियां हमारे हाथ में। जनता के बीच में काम करने के लिए, जनता के मन को टटोलकर बीजेपी सत्ता में है, इसलिए अब बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। शिव सिंह भारती जी, मीना जी, मुख्यमंत्री की चर्चा
तो यहाँ बैठ के नहीं हो सकती है, टीवी चैनलों के माध्यम से मुख्यमंत्री की चर्चा करने के लिए और पैनल है, वो अपना डिस्कस कर रहे हैं। ये लोग केंद्रीय आप ये बोलिए मेरी सीमा से बाहर है। हमारा तो प्रश्न बहुत लाजमी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसे पूछें कि आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं, लेकिन आपकी सीमा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मीना जी, मैं इस सीमा से बाहर हूँ, आपको तो जाइए, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से योग्य मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली को चलाने में सक्षम होगा और दिल्ली में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने वाला मुख्यमंत्री होगा। मैं बस मुख्यमंत्री के चयन में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। जी नावेद जी। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात बिल्कुल तय है कि वहां क्या तय होता है किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन अपनी इच्छा होती है, वर्कर्स की, पार्टी वर्कर्स की इच्छा होती है ना, वो तो अपने हाईकमान तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचा सकते हैं ना, कि अगर दिल्ली की जीत में उत्तर प्रदेश का कोई योगदान रहा है, पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, क्या इधर का चेहरा होना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही। आपकी इच्छा तो होगी कि महिलाओं को, किसी महिला को नेतृत्व मिले, जैसे शीला जी के पास में कमान रही थी, तो कम से कम अधिकार नहीं है लेकिन इच्छा तो होगी। तो मीना जी का प्रश्न मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये था कि आपकी इच्छा क्या है, कि आपको नहीं लगता कि हमारे उत्तर प्रदेश का कोई चेहरा होना चाहिए जो यहां से बिलोंग करता हो, क्योंकि पूर्वांचल के भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को गद्दी कुर्सी दिलाने के लिए जरूर जन समर्थन दिया है। इस तरीके से महिलाओं की बात करने वाले, क्या महिलाओं का चयन होना, तो ये इच्छा की बात है और मन की इच्छा को अगर दबा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपकी पार्टी में तानाशाही है, आपकी पार्टी में वर्कर्स को, जमीनी संघर्ष करने वाले पार्टी के लोगों की मन मुंह से बात निकालने की इजाजत ही नहीं है। ये बड़ा नकारात्मक चीज है। मैं दूसरी बात पर आऊंगा। दो दिन से चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने हरा दिया। नावेद जी तानाशाह, देखिए नावेद जी, इसमें तानाशाही जैसी कोई बात नहीं है। आपको भी हरा दिया। जी नावेद जी, तानाशाही जैसी कोई बात नहीं है। मैं 2 पराठे खाना चाहता हूँ, व्यक्तिगत इच्छा क्या है? व्यक्तिगत इच्छा क्या है मुख्यमंत्री के रूप में कि कौन होगा, ये व्यक्तिगत इच्छा कैसे हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सुनिए नावेद जी, कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको जो जिम्मेदारी, उसने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया। तो दरी बिछाता है वो वर्कर जो जिसको पता है कि कहीं ना कहीं इनका योगदान ज्यादा रहा, वो वर्कर जिसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बढ़ाने की, आप ये कह सकते हो कि मेरी इच्छा ये है और बाकी जो नेतृत्व करेगा वो हमसे बेहतर समझेगा? इतना तो कहा जा सकता है ना, इतना तो अधिकार मैंने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए जो सबसे मुफीद होगा वो मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। जी चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं उस प्रश्न, उस चर्चा पे आना चाहता हूं जो 2 दिन से हो रही है कि साहब कांग्रेस ने आपको हरा दिया और खुद अभी हार गए और उसको हरा दिया, उसका मकसद पूरा हो गया क्योंकि अब उसको लगता है कि अब मैदान खाली हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के हम ही सामने हो। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं इस वक्त, क्योंकि प्रवक्ता बैठी हुई है कांग्रेस की, उनसे ये प्रश्न जरूर होना चाहिए और ये बात बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। भाई एक बात तो समझ में आती है कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ खटपट चल रही थी। ये लोकसभा से पहले ऑर्गेनाइजर ने भी लिखा था, कुछ इस तरह के संकेत दिए थे। केंद्र और लखनऊ में कुछ खटपट चल रही थी, उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, कई सीटें वो हार गए। उसके बाद उन्होंने डैमेज आपसी दूरियां खत्म हो गई। इसी तरीके से हरियाणा चुनाव हारने के बाद, महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कम से कम इंडिया गठबंधन के मन में ये तो बात आई होगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, राज्यों में भी है और जबरदस्त प्रभाव है, वो काम कर रहे हैं। तो जब ये चुनाव डिजाइन हो रहा था तो कम से कम क्या कांग्रेस की और आपकी कोई बात हुई थी? भाई कांग्रेस और आपको भी ये पता होगा कि भाजपा ने वहां बहुत मेहनत की है और बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत के बाद वो जीत की तरफ बढ़ रही है आगे, उसका जनाधार बढ़ा, ये जमीन पे सबको नजर आ रहा था। तो क्या आपके साथ में कांग्रेस की कोई बातचीत सीट शेयरिंग की हुई थी या कोई बात हुई थी कि हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, हम आप पर आक्रामक नहीं होंगे, कुछ सीटों पर बस हम आज मेहनत करेंगे या फिर हम सीटें छोड़ देंगे? इन बात, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी पुरानी पार्टी जितने सत्ता इतनी वर्षों तक सरकार चलाई हुई, वो मैदान बिना किसी कारण के, बिना किसी कमिटमेंट के कांग्रेस वहां लड़ती ही नहीं। ये तो नहीं हो सकता था ना, कोई भी, ये लोकतंत्र है। और मेन चीज ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच हुई थी या नहीं हुई थी, ये सुधा जी क्लियर कर देंगी, या कोई पेशकश कांग्रेस ने रखी थी आपके सामने? अगर ऐसा हो जाता तो शायद इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा नहीं जीतती। आपकी कमी है, आपकी भी
और कांग्रेस की भी और समाजवादी सभी इंडिया गठबंधन की गलती है। जब देख रहे थे जमीन पर इतनी मेहनत से चुनावी मैदान में भाजपा है, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? ये क्लियर करना होगा कांग्रेस को और ये बताना होगा कि आपसे बात हुई थी, आप नहीं मानी थी, जिसका अंजाम भुगतना दोनों को पड़ा, या कांग्रेस जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं हम तो लड़ेंगे सारी सीटों पर, चाहे तुम भी हार जाओ हम भी हार जाए। ये क्लियर होना जरूरी है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, बहुत संक्षेप में बताइएगा प्लीज, जो पूछा गया है सवाल उसी का जवाब। नहीं, उसी बताऊंगी। देखिए, आपने भी देखा था, नवेद भाई देखा होगा कि जब दिल्ली चुनाव की बारी आई तो आपका क्लियर था कि वो अपने सारे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब जब उनका क्लियर है कि वो सब चुनाव सब पे लड़ेंगे, तो कांग्रेस के लिए क्या सब सीटें छोड़ देना यही वाजिब होता? नहीं। और जब वो हम पे आक्रामक हो रहे हैं, उनकी राजनीति आरएसएस ने तैयार ही की थी कि वो हम पे आक्रामक होकर कांग्रेस के बारे में बात करके अपनी राजनीति तैयार करेंगे। और जब एक दर फरक खुलता गया, नवेद जी आप भी जानते हैं कि ये बाद में खुलना शुरू हुआ कि आरएसएस ने इस आंदोलन को तैयार किया था और एक पार्टी के रूप में इनको आगे बढ़ाया था। तो वो पार्टी हमें, आपने संयोजक तय नहीं किया इंडिया गठबंधन का, बात कौन करता? बात करने की पेशकश ही नहीं हुई। संयोजक की बात नहीं होती है। इस पार्टी के लोग अगर तैयार हो ही ना कि संयोजक बनाया जाए तो कैसे तय हो जाएगा? तो इसका मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष बन तो गया, बैठ तो गए, लेकिन विचारों में, सोच में, काम में एकजुटता नहीं थी, इसलिए ये नतीजे इस तरह के आए। विपक्ष अगर इसी तरह से बिखरा हुआ रहेगा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। सिर्फ दिल्ली क्यों, आने वाले दिनों में और चुनाव है, बिहार की तैयारी कर रही है बीजेपी, विपक्ष क्या कर रहा है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव अपनी गलतियां सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अगर बैठकर अपनी गलतियों पर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो बीजेपी के लिए रास्ता विपक्ष ही साफ करता जा रहा है। दिल्ली हो चाहे बिल्कीपुर हो चाहे और देश के दूसरे राज्य। न्यूज 24 पर आप इसी तरह से देखते रहिए हमारे साथ, और आप अपने कोई सुझाव या सवाल हमारे पैनलिस्ट से करना चाहते हैं तो हमारे न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।